हेलो बच्चों, मैं आदित्य गौरव पायलट फिजिक्स के ऑनलाइन सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा लेक्चर होगा ग्राफ के ऊपर। फिजिक्स में कई बार हमें ग्राफ का सहारा लेना पड़ता है, कई बार कुछ इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर कभी कभी कुछ क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ग्राफ का नेचर क्या होता है, किस तरीके से बनाते हैं हम लोग और क्या उसके लिए हमारा स्ट्रेटेजी होगा, आइए इस बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो कंप्लीटली फिजिक्स में जो इस्तेमाल होते हैं ग्राफ, उसी के ओवरव्यू के आधार पे होगा। तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ होता है एक लाइन रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम लोग बेसिकली दो हिस्से को लेते हैं, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही लेते हैं। वेक्टर में हम लोग 3 को लेते हैं, बट जनरली रिप्रेजेंटेशन में हम लोग 2 ग्राफ को लेते हैं। ठीक है, हमने देखा है हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है और दूसरा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ग्राफ में भी हम लोग ने कैलकुलस में भी देखा था कि ये सेक्शन हमारे स्लोप के रूप में काम कर सकता है, हमारे डिफरेंशिएशन में इसका यूज होता है, इंटीग्रेशन में भी इसका यूज होता है। तो ग्राफ बेसिकली कितने तरीके का होता है, ठीक, ग्राफ का नेचर क्या है। तो ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक मोड को समझते हैं। मान के चलिए एक सबसे अगर हम कॉमन फॉर्मूला लिखे F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स अगर हम मास को कांस्टेंट मान ले तो एक्सेलरेशन के बढ़ने से फोर्स भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन पे क्या होता है, डिपेंड करता है। तो ये डिपेंडेंसी सेक्शन होता है, यानी कि कोई एक फंक्शन हमारा किसी क्वांटिटी पे, किसी फिजिकल क्वांटिटी पे क्या होता है, डिपेंड कर रहा होता है। और उसी डिपेंडेंसी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बेसिकली 2 तरीके से हम लोग कैरेक्टराइज कर रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन, जिसे हम लीनियर डिपेंडेंसी का फॉर्म बोलते हैं, और एक होता है कर्व। यानी स्ट्रेट लाइन कौन सा हुआ कि जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, बिल्कुल सीधी लाइन हो, उसे हम वैसे डिपेंडेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर डिपेंडेंट या फिर स्ट्रेट लाइन। और दूसरा होगा जो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो जो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा वो क्या होगा, वो किसी न किसी कर्व के रूप में होगा। वो सर्कल हो सकता है, वो पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, या फिर कोई पीरियोडिक कर्व हो सकता है। कर्व कई तरीके के होते हैं, तो उसमें जनरलाइज्ड कर्व जो है हमारे पास, जिसे हम ज्यादातर यूज करते हैं अपने फिजिक्स के फॉर्मेट में, उस सेगमेंट के बारे में हमने पढ़ना है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं ग्राफ कैसे काम कर रहा होता है। तो ग्राफ का सबसे पहला सेक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग, उससे हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का सबसे पहले बेसिक फॉर्मेट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पहला होगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एक क्या होता है, सीधी रेखा को हम लोग कहते हैं। तो मान के चलिए हमारे पास 2 एक्सिस है, एक हो गया वाई एक्सिस और एक हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन कौन सा होगा, इसे हम मान लीजिए, इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसमें इस हर स्ट्रेट लाइन में या फिर हर कर्व पे जब हम एक टैंजेंट लेते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन होता है, उसके लिए एक टैंजेंट डिफाइन होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने टैंजेंट के लिए। तो टैंजेंट किस रूप में काम करता है, ये स्ट्रेट लाइन, इसे टैंजेंट के लिए हम बेसिकली एक वर्ड का यूज करते हैं जिसे हम एम बोल सकते हैं। एम क्या है हमारे पास, स्लोप है। स्लोप को हिंदी में हम लोग ढाल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन है स्ट्रेट, वो एक्स एक्सिस से एक सर्टेन एंगल पे है, उस एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं, टैन, वो थीटा। तो स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और फॉर्मेट है ट्रिग्नोमेट्रिकली, जिसे हम क्या बोलते हैं, टैन थीटा। तो टैन थीटा भी एक वैल्यू हो सकता है जो हमारे स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो स्लोप के लिए हमने 10th क्लास में पहले कुछ फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो पहले स्लोप देखते हैं। स्लोप क्या होगा, स्लोप का बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई बेसिकली क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन वाई, और डेल्टा एक्स क्या होता है, चेंज इन एक्स, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए हम लोगों ने एक कर्व लिया, एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस,
और ये एक स्ट्रेट लाइन है अपने पास, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पे हमने ज्वाइन कर दिया दोनों पॉइंट्स को। और कोई भी कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, पहले हमारा x लिखते हैं और फिर हम क्या लिखते हैं y। तो ये पॉइंट जो है वो क्या है, वो ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट सेंटर। इसे हम क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, 0 0 से। अब मान के चलिए ये पॉइंट है हमारा a और ये पॉइंट है हमारा क्या, b। अब x एक्सिस पे ये जो लाइन होगा वो होगा x1 और ये वाला जो लाइन पॉइंट होगा वो क्या होगा, x2। यानी कि यहाँ पे x1 की वैल्यू होगी और यहाँ पे x2 की वैल्यू होगी। उसी तरीके से ये पॉइंट यहाँ पर कोई y1 का वैल्यू देगा और यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू होगी अवेलेबल, जिसे हम क्या बोलेंगे, y2। तो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a पॉइंट पहले x लिखेंगे, x एक्सिस पहले लिखते हैं, तो ये होगा हमारे पास x1, y एक्सिस के लिए ये पॉइंट कौन सा है, y1 पे डिफाइन हो रहा है, और b क्या है, x एक्सिस पे है x2 और y एक्सिस पे क्या बन रहा है हमारा y2। तो इसका स्लोप क्या होगा, तो अगर हम इसका स्लोप देखें तो स्लोप हमने क्या देखा, डेल्टा y बाई डेल्टा x, जिसे हम प्रैक्टिकली कभी कभी क्या बोलते हैं, m भी बोला करते हैं। m हो गया, स्लोप हो गया, हिंदी में ढाल, डेल्टा y बाई डेल्टा x के टर्म में होगा। और हमने देखा था कि इसे ही डेरिवेटिव डिफरेंशियल मोड पे हमने क्या बोलना होता है, dy बाई dx, जब हम लोग लिमिट फंक्शन कर्व पे टेंजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब चेंजिंग y क्या है, तो चेंजिंग y क्या होता है, जब भी हम किसी चेंज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है उसके फाइनल वैल्यू में से हमें सब्सट्रैक्ट करना है उसका इनिशियल वैल्यू। जैसे हम 2 से गए, 2 से क्वांटिटी बढ़ते बढ़ते हो गई 6, तो फाइनल वैल्यू कितनी है 6, इनिशियल वैल्यू कितनी थी 2, तो चेंज कितना होगा 6 माइनस 2 यानी कि 4 का चेंज है अपने पास, तो वो हो गया हमारा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये क्या है हमारी स्लोप। अब इसी स्लोप को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में अगर हम इस लाइन को मिला दें ऐसे, ठीक है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन है, ये वाली लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल होगा, उस एंगल को हम बोलेंगे क्या, थीटा। तो थीटा क्या है, तो दूसरे फॉर्मेट में इसे हम इस्तेमाल करते हैं किस रूप में, tan थीटा के फॉर्म में। अब tan थीटा ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी बात आएगी, तो चलिए देखते हैं। जैसे ये इस सेक्शन को हमने यहाँ पे बना लिया, ये AB क्या है, AB ही है हमारा स्लोप। अब ये जो लाइन है हमारे पास थीटा, अब पर्टिकुलर ये कितना है, ये लेंथ, तो ये लेंथ है y2 माइनस y1। अब यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट है y2, ये पॉइंट है हमारे पास y1, तो ये कितनी होगी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। और ये क्या लेंथ है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक x2, यहाँ से यहाँ तक x1, तो ये लेंथ क्या है x2 माइनस x1, ये क्या है x2 माइनस x1। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b। p कौन सा है, थीटा के सामने वाला, जो कि है क्या y2 माइनस y, और b कितनी है x2 माइनस x1, जो कि सेम है इस तरीके से। यानी कि हम लोग स्लोप को tan थीटा के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थीटा किधर से बनेगा, थीटा को हमेशा हम लोग सस्टेन करेंगे अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। अब आइए चलते हैं एक और स्लोप से लेकर के एक और हमारे पास एक यूजेबल फॉर्मूला होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ये क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला किस यूज में आता है, तो लेंथ के यूज में आता है। अब यहाँ पे लेंथ क्या है, पर्टिकुलरली इस ग्राफ के लिए AB, A से लेकर B। अब AB का जो लेंथ होगा वो हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो AB इज इक्वल टू होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अगर ये 3 डायमेंशन में हो सकता है, अगर
तो एक और क्वांटिटी आएगी प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बट डिस्टेंस फार्मूला के कॉमन एल्गोरिथमिक ग्राफ में हमारे पास दो ही एक्सिस होता है, x और y, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। तो ये होगा उसका क्या डिस्टेंस फार्मूला। और ये जो लेंथ होगा वो कहां से कहां तक की होगी, a से लेके b तक, यानी स्लोप की लंबाई होगी। ठीक है, हाँ जहां तक बात करेंगे स्लोप की लंबाई होगी, लेकिन स्लोप अपने लेंथ पे डिपेंड नहीं होगा कभी। वजह क्या है, जैसे अगर हम थीटा के लिए बनाए, अगर हम इसके स्लोप के ऑर्डर के बारे में बात करें तो ये लेंथ हम देख सकते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि इसका एंगल क्या है 30 डिग्री। तो अगर ये लाइन इतनी बड़ी ना होकर के इतनी बड़ी होती तो भी एंगल क्या होती 30 डिग्री। फिर अगर कितना थोड़ा और हम कम कर ले तो भी कितना एंगल होगा, वो भी होगा 30 डिग्री। यानी कि अगर हम tan का वैल्यू लेंगे तो tan 30 कितना आएगा, tan 30 = 1/√3, यानी कि स्लोप हमेशा कितना आएगा 1/√3। अब हमें फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से कि वो हमारा सेगमेंट कितना था, इतना है या फिर इतना है। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप को हिंदी में हम लोग बोलते हैं ढाल। स्लोप टेंजेंट के रूप में काम कर रहा होता है, इसलिए स्लोप का दूसरा नाम है टेंजेंट, इसलिए वो tan वर्ड को अजम्पशन में रखता है अपने। क्लियर है, तो ये था हमारे स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेशन के बारे में कि हमारे ग्राफ में किन किन फैक्टर्स का हमें यूज करना होता है, स्लोप का यूज करना होता है। ठीक है, और फिर हमें डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करने आना चाहिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने ग्राफ के ऊपर। हाँ, स्ट्रेट लाइन पे एक चीज हमने जो डिफरेंशिएशन में सीखा था वो क्या था कि अगर कर्व पे अगर हम टेंजेंट ले ले, टेंजेंट की हिंदी थी स्पर्श रेखा, यानी कि स्पर्श करते हुए गुजरने वाली रेखा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तभी इस पॉइंट के लिए हम इसे कैसे डिफाइन करते थे, dy/dx। अभी हमने बोला कि लेंथ पे डिपेंड एक्चुअली नहीं करती है, कोई भी स्लोप का डिपेंडेंसी नहीं होएगा। इसी वजह से स्लोप कहीं से भी ले किसी कर्व पे और कितना भी लेंथ सेगमेंट के लिए हो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग अक्सर क्या करते हैं अपने छोटे से सेगमेंट के लिए स्लोप लेते हैं और बाद में अपने कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो कंप्लीट कर्व को लेने के लिए, कंप्लीट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम उसे इंटीग्रेट कर दिया करते हैं। क्योंकि स्लोप किसी भी पार्ट के लिए वही होगा, वो चेंज नहीं कर रहा होगा। लिखने के लिए आप पॉज बटन यूज कर लेंगे प्रीवियस सेक्शन में आकर के, वीडियो को थोड़ा सा बैकवर्ड सेट करके, और फिर आप उसे लिख लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने कंडीशन की तरफ। स्लोप का एक कॉमन नेम क्या हमने देखा, m। अब है स्ट्रेट लाइन का बेसिक इक्वेशन क्या होता है, इक्वेटिव फॉर्म में उसे कैसे लिखते हैं, इक्वेशन क्या होगा उसका, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो कॉमन इक्वेशन जो होता है वो होता है y = mx + c। अब इस फॉर्मेट को के लिए जो हमारा रिप्रेजेंटिंग कर्व है वो है ये x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और ये है हमारे लिए उसका क्या, स्लोप। अब ये स्लोप जो है वो m भी है, स्लोप भी है, उसे हम क्या बोलते हैं, tan थीटा भी बोलते हैं। tan थीटा कैसे होगा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है हमारे पास, इसी के पैरेलल हम एक दूसरी लाइन को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, और यहीं पे जो एंगल हमारा सस्टेन करेगा वो होगा थीटा, और उसी के tan थीटा के लिए हमारा स्लोप डिफाइन होता है। m क्या है, m स्लोप है जो इस पोजीशन पे ऑकर करेगा, और c क्या है, c इस पोजीशन को होगा बोलते हैं। ये लेंथ जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, c। अब है कि c ऊपर ही, ये क्या है हमारा 0, c को ऊपर की तरफ से शिफ्ट क्यों करते हैं, तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा टेक्निक है। अगर हम c को इक्वलिटी के इस तरफ ले आए तो y - c = क्या होना है, mx, y - c। ठीक है, तो मान के चलिए y अगर हमारे पास 10 है और c हमारे पास 0 है, तो y में से अगर c को हम घटा रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 10 अगर हमने y को 10 माना है और c को अगर हम 2 मान रहे हैं, तो 10 - 2 कितना होगा, 8। यानी कि क्या हो रहा है, वो सब्सट्रैक्ट हो रहा है, घटाना है उससे। तो घटाएंगे तो क्या होगा, कोई लेंथ कंप्रेस होगा, छोटा होगा। इसलिए हम लोग y एक्सिस की तरफ शिफ्ट करते हैं ताकि y को क्या करता है, कंप्रेस करता है। इसी वजह से हम अपर शिफ्ट में रहते हैं। अगर उसी तरीके से इक्वेशन
हो जाए y इज इक्वल टू mx माइनस सी, ठीक है। तो इसके लिए क्या देखेंगे हम लोग, y प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा mx, m तो स्लोप होगा, ठीक, ये है y और ये है x एक्सिस। तो क्या करना है, y प्लस सी यानी y को हम लोग को और एक्सपैंड करना है, यानी कि y में c को ऐड करके y के स्ट्रेंथ को हम क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। तो माइनस वाई की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग, और फिर ये ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा। मान के चलिए ये यहाँ तक y था, ये क्या था हमारा 0 0 कोऑर्डिनेट, और ये क्या रहा हमारा यहाँ से यहाँ तक c। तो क्या हो गया y प्लस c, और ये क्या था y माइनस सी, y और माइनस सी करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ तक y माइनस सी का सेकंड बचेगा। तो यही होता है टेक्निकली आसान करने का ग्राफ। अब थीटा क्या है, थीटा हम यहाँ भी बना सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लेकर के, या फिर हम थीटा यहाँ भी अज्यूम कर सकते हैं। जनरलाइज्ड फॉर्म में कभी कभी हम देखते हैं कि ये ग्राफ यहीं तक हम लोग बनाते हैं, सी की अवेलेबिलिटी उस वक्त उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, और यहाँ भी हम यहाँ तो ये जो ग्राफ था वो कभी कभी पीछे की तरफ प्रोजेक्ट कर पाते हैं इन मोर जनरल, ठीक है। तो ऐसे अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लस शिफ्ट करने के लिए और माइनस शिफ्ट करने के लिए काफी आसान पैटर्न हो सकता है कि अगर हमें माइनस वाई कंसर्न पॉइंट है हमारा, अगर हम देखना चाहते हैं माइनस वाई एक्सिस की तरफ कौन सी घटनाएं हो रही हैं, किस पॉइंट पे हो रही है, तो फिर ठीक है हम बनाएंगे उसे प्रोजेक्ट करके, नहीं तो उसकी कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब हमने क्या देखा, सी ए कांस्टेंट के रूप में यूज हो रहा है, एम एक्स स्लोप के रूप में यूज हो रहा है। तो अगर लेट्स से कि अगर हम सी को किसी टाइम पे हम 0 कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, तब आएगा y इज इक्वल टू ओनली एम एक्स, तो m इज इक्वल टू कितना y बाई x, यानी कि स्लोप इज इक्वल टू y बाई x, जो हमने देखा भी है। अब चूंकि हम लोग कोऑर्डिनेट सेंटर से यूज कर रहे हैं, इसी वजह से अब y बेसिकली हमने क्या लिखा है, y2 माइनस y1 बाई x, क्या हो गया मान के चलिए लिखते हैं x2 माइनस x1 जो स्लोप का फॉर्मूला था। और अगर हमने उसे कोऑर्डिनेट सेंटर से यूज करना है, तो कोऑर्डिनेट सेंटर से यूज करना है तो y1 भी 0 होगा और x1 भी क्या होगा 0 होगा, तब हमारे पास आएगा y2 बाई x1, जिसे हम मोर एंड जनरल कॉमन क्या लिखते हैं, x बाई y से ही रिप्रेजेंट किया करते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्या, एक स्ट्रेट लाइन का फंक्शन। हाँ, स्ट्रेट लाइन में एक और फंक्शन हो सकता है जब हम उसे मॉड के रूप में यूज करें। अब जैसे एक ग्राफ हो सकता है हमारा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब मॉड ऑफ x का मीन्स क्या है कि जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तब भी y पॉजिटिव होगा, और x का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तब भी y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी x के प्लस और माइनस दोनों वैल्यू के लिए डिफाइन होगा y, जो कि पॉजिटिव नंबर के रूप में ही इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक स्लोप के सेक्शन का बात करते हैं, जैसे y इक्वल टू x, ठीक है। अब अगर ऐसे इक्वेशन को अगर हम लोग जस्टिफाई करें y इक्वल टू mx प्लस c पे, तो इसमें क्या है, c है 0 और y m के रूप में क्या यूज हो रहा है 1। अब y 1 है, इसका मतलब क्या है, tan थीटा 1 है, tan थीटा 1 है, क्योंकि tan थीटा ही तो क्या है, m है। स्लोप को ही क्या बोलते हैं, tan थीटा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, m। अब tan थीटा अगर 1 है तो थीटा किस डिग्री के लिए जस्टिफाइड है, तो 45 डिग्री के लिए हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, और स्लोप कितना डिग्री पे होना चाहिए हमारा, 45 डिग्री पे होना चाहिए। ये होगा किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू x के। लेंथ कोई मैटर नहीं करता है, हम इतना यहाँ से यहाँ तक बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक बना सकते हैं, क्योंकि स्लोप है, स्लोप के लेंथ पे डिपेंड नहीं होना है अंटिल हम डिस्टेंस फार्मूला के यूजिबिलिटी के में ना शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं y इज इक्वल टू m, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब पर्टिकुलर सेक्शन में अगर यहाँ भी देखें तो m कितना है, m है 1 और c कितना है 0। m के 1 होने से tan थीटा 1 होता है, यानी कि थीटा का शिफ्टिंग कितना डिग्री के ऊपर चला जाएगा, वो हो जाएगा 45 डिग्री पे, क्योंकि tan 45 कितना होता है 1,
तो यानी अगर हम इसका ग्राफ ले, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई। तो हमने क्या देखा कि y का जो फंक्शन है वो प्लस x के लिए मॉड की y पॉजिटिव ही छोड़ेगा, और अगर हम x के माइनस नेगेटिव x के लिए भी अगर हम मॉड यूज करें तब भी y का वैल्यू क्या होगा प्लस। तो अगर हम एक कर्व बनाएं ऊपर वाले के लिए तो ये पॉजिटिव साइड में होगा इस तरीके से, ये कितना एंगल पे होगा 45 डिग्री पे। ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का काफी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बाकी कर्व बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया करेंगे। फिर है माइनस एक्स के लिए, तो माइनस एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड में है हमारा, सस्टेंशन वही रहना है स्लोप का, कितने डिग्री पे 45 डिग्री पे। तो ये होगा हमारा y इज इक्वल टू माइनस एक्स के लिए डिफाइन मॉड में, क्योंकि मॉड में लेंगे तो मॉड में नेगेटिव वैल्यू तो सस्टेन करेगा ही नहीं, अगर -2 भी है तो उसके लिए भी +2, उसके लिए भी 2 ही इस्तेमाल करना है, +2 होगा तो उसके लिए भी 2 ही इस्तेमाल करना है, और ये लाइन हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस ऑफ x के जी। तो ये होगा हमारा स्ट्रेट लाइन का कुछ कॉमन इक्वेशंस जिसे हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। हाँ, अगर हम बात करें फिजिक्स के रूप में तो काफी हद तक हम लोग इसे लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन के रूप में मानते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब होता है लीनियरली डिपेंड कर रहा, लीनियरली का मतलब ऐसे लाइन के रूप में, और ये क्या है, ये एक लाइन ही तो है, सारे क्या है स्ट्रेट लाइन, लाइन के रूप में है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन। और इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं। अब वो एग्जांपल हम एक अपने प्रीवियस मॉडल से लेते हैं जो कि हमने पढ़ा है 11th क्लास में ग्रेविटेशन के रूप में। मान के चलिए हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये एक सॉलिड स्फीयर है। ये रहा सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हम अर्थ के रूप में अपने सॉलिड स्फीयर को मान लें, ठीक है। ये है अर्थ, इसका मास मान के चलते हैं m, और इसका जो रेडियस है वो कितना ले लेते हैं, रेडियस इसका है r। ये रेडियस कितना है r। मान के चलिए एक अर्थ के पॉइंट पे हम डिग करते हैं यानी खोदते हैं, और खुदाई करके हम थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, लेट्स से यहाँ पर आते हैं, इस पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब जब इस पॉइंट पे आएंगे तो हमारा कंसर्न ग्रेविटी का जो मास होगा, जिसे ग्रेविटेशनल मास के रेंज में हम लोग यूज करेंगे, वो होगा बस ये वाला पार्ट। ये जो पीले कलर वाला पार्ट है हमारा, यही है हमारा क्या, ग्रेविटेशनल मास, जो कि ग्रेविटी में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, मान के चलिए ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस जो है ये कितना है, ये है स्मॉल r, क्या मान लेते हैं इसे स्मॉल r के रूप में यूज करते हैं। ये क्या है, स्मॉल r के रूप में हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सेंटर है, ये है हमारा सेंटर। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था A इज इक्वल टू जी एम आर बाई आर क्यूब। एम क्या था मास, आर क्या था रेडियस, ये वाला, जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और आर क्या होगा, आर होगा हमारा सेंटर से उस पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन, यानी कि रेडियस के तौर पे ही वो काम कर रहा होगा जहां से हमने ग्रेविटेशनल मास को सिलेक्ट करना है। तो क्या हम इसे यूज कर सकते हैं F इज इक्वल टू जी एम बाई आर क्यूब के फॉर्म में, जैसा ब्रैकेट में r, ठीक है। अगर हम किसी इक्वेशन को स्टेबलाइज करें y इज इक्वल टू एम एक्स के रूप में, तो हमने क्या देखना है कि f की जगह शिफ्ट होगा y, ये जो कांस्टेंट है उसके जगह शिफ्ट होगा m यानी स्लोप, और r के जगह पे शिफ्ट होगा हमारा कौन सा x। अब इसे मैं कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, अर्थ का मास हम बदल नहीं सकते, अर्थ का रेडियस जो है वो भी हमारे कंसर्न सेक्शन में नहीं है जिसे हम बदल पाए। हाँ, हम क्या बदल सकते हैं, हम बदल सकते हैं स्मॉल r, यानी कि हम थोड़ा और ऊपर की तरफ रह सकते थे अपने आप को लेकर के, थोड़ा और अंदर की तरफ हो सकते थे, यानी हमारा पॉइंट ऑफ मेथड बदल सकता है। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट के लिए जब हम अपना स्मॉल r चेंज कर सकते हैं, अगर हम अपना स्मॉल r चेंज कर रहे हैं तो
अगर हम ग्राफ देखें वाई एक्स एक्सिस, ये रहा हमारे लिए क्या एम यानी कि स्लोप। अब वाई किसके सेक्शन में लिखा है, वाई है फोर्स, यानी वाई किसके काम में है, ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में है यूज हो रहा है, एक्स क्या है स्मॉल आर के रूप में यूज हो रहा है, तो ये हमारा स्लोप यानी थीटा। अब स्लोप क्या है, स्लोप है जी एम बाई आर क्यू या थीटा, इसे हम क्या बोल सकते हैं tan थीटा के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफी क्वेश्चंस को बनाने में स्लोप फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट होता है। अंटिल रेगुलर मेथड के आधार के अलावे हम लोग इसे स्लोप मेथड से भी बना सकते हैं अगर पॉसिबिलिटी है उस क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व करने के लिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी f भी बढ़ेगा, और कैसे बढ़ेगा तो लीनियरली बढ़ेगा। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनलिटी का बात करें हम लोग, तो जब हम लिखते हैं y इक्वल टू mx, तो हमारे प्रोपोर्शनलिटी सेगमेंट क्या होता है हमारा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके हम क्या यूज करते हैं, m यानी कि स्लोप यूज कर रहे होते हैं। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख पाएंगे हम लोग, r, इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, लीनियरली डिपेंडेंसी। यह है लीनियरली डिपेंडेंसी का कर्व। यही ग्राफ होता है जो हम क्वेश्चंस को यूज करने में यूज करते हैं। अब ये तो था स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं बता रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन कभी अगर इनके इक्वेशन ना याद हो तो पहचानने का एक सबसे आसान तरीका है कि आप एक इक्वेशन देखिए, इक्वेशन में एक्स और वाई पोजीशन यानी कि अपना वेरिएबिलिटी सेलेक्ट कीजिए और फंक्शन सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, अगर हम लोग सिंपल भाषा में अगर बात करें तो जो भी हमारे पास यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे y इज इक्वल टू mx, ठीक है, y का पावर देखिए कितना है 1, x का पावर कितना है 1, यानी कि मैक्सिमम पावर दोनों की तरफ कितनी होनी चाहिए 1 ही एक्चुअली चाहिए होगा हमें। यहाँ पे देखिए पावर 1, x पे भी 1 है, r पे भी 1 है, यानी लीनियरली डिपेंडेंट है, y पे भी 1 है, x पे भी 1 है, लीनियरली डिपेंडेंट है, y पे भी 1 है, x पे भी 1 है, लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन, इसे हम पहचान सकते हैं। यानी कि जब दोनों तरफ पावर 1 होगा, हाँ बाकी चीजें पावर नहीं देखना है हमें, जैसे कि एक्स क्यूब है हमारे पास यहाँ पे, तो एक्स क्यूब हमारा कंसर्न पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमारी वेरिएबिलिटी किसके आधार पे आर तो कैपिटल आर नहीं बदलना है क्योंकि वो रेडियस था, स्मॉल आर बदल सकते हैं, तो डिपेंडेंसी स्मॉल आर की तरफ है हमारी, इसलिए एफ और आर को देखेंगे और दोनों पे पावर कितना है 1, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ होगा। ठीक है, अगर दोनों तरफ फंक्शन और डिपेंडेंसी अगर दोनों की पावर 1 है तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन, यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट कर्व, लीनियरली डिपेंडेंट स्ट्रेट लाइन, और टोटल स्ट्रेट लाइन को हम लोग सिंपल भाषा में लीनियरली डिपेंडेंट बोल सकते हैं अपने ग्राफिकल सेक्शन में। ठीक है, तो फिजिक्स में यही स्ट्रेट लाइन है जो हमें बार बार यूज करना होगा। अब इसके लिए एक दो एग्जांपल और हम लोग ट्राई करते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू √3x। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा हमारा, तो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है हमारा स्लोप। अब ठीक है, स्लोप तो है बट यहाँ पे अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में c कितना है 0, इस इक्वेशन में c कितना है 0 और m कितना है, m है हमारे पास √3। अब m का √3 होने का मतलब है tan थीटा का √3 होना, और थीटा के tan के किस वैल्यू के लिए √3 आंसर आता है, तो हम सब जानते हैं ये वैल्यू हमारी कौन सी है 60 डिग्री, यानी कि जो हमारा स्लोप होगा वो कितने डिग्री पे आएगा 60 डिग्री पे आएगा। कितना आएगा, m इज इक्वल टू √3। क्लियर है, यानी कि जब हम y और x के बीच का रेशियो लेंगे, यानी आप इसे हम दूसरे पार्ट में हम देख लेते हैं x और y, तो मान के चलिए हम इस सेगमेंट के चेंज के बारे में बात कर रहे हो या फिर इस सेगमेंट के चेंज के बारे में बात कर रहे हो, चाहे तो हम इस लेंथ बाय इतना लेंथ ले, चाहे इस लेंथ को सिलेक्ट करके ये ले। जैसे अगर हम एक वैल्यू दे इसे, लेट्स से इसे हम मान लेते हैं डेल्टा y1, डेल्टा x1 और डेल्टा x2। ये क्या है हमारे लिए डेल्टा, यानी कि ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने माना है, ये है डेल्टा y1 और ये क्या है डेल्टा y2। ठीक है, तो आप जब स्लोप निकाल रहे होंगे या फिर tan थीटा हम बोल रहे होंगे इससे, ठीक है, तो ये आइदर या तो हम लोग लिखेंगे इसे x2 माइनस बाई
डेल्टा y2 बाई डेल्टा x2, या तो लिख सकते हैं हम डेल्टा y1 बाई डेल्टा x2। ठीक है, दोनों ही सेक्शन में, यानी कि यहाँ पे किसी भी सेक्शन का अगर हम स्लोप देखेंगे तो वो √3 ही होना है उसे। हाँ, लेंथ डिस्टेंस निकालने के लिए फिर अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर डिफाइन हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला अलग हो सकता है, वो तो कंसर्न पॉइंट होगा हमारा कि कितना लेंथ पे लेना है, वहाँ पॉइंट डिफाइन होता है या नहीं होता है, लेकिन उसके स्लोप में कोई अंतर नहीं आने वाला है, क्योंकि स्लोप तो एंगल है, एंगल तो वैल्यू चेंज करेगी नहीं अपनी। अगर हम कंप्लीट फॉर्म में भी लेंगे तो भी √3 आंसर आना है ऊपर वाले पॉइंट में इसके हिसाब से, और छोटा सा लेंगे हिस्सा तो भी हमारे पास √3 लेना है, या अगर कोई सेगमेंट यूज कर रहे हैं तो भी उसका आंसर √3 ही आना है। ये था हमारा स्ट्रेट लाइन का सेक्शन, जिसे हम फिजिक्स के अनुसार क्या बोलते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट, यानी कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के आधार पे हम दोनों तरफ फंक्शन और वेरिएबिलिटी, ठीक है, उसके आधार पे जब हम पावर देखते हैं कि वो 1 हो रहा होगा तो उसे हम बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट, यानी कि वो इक्वेशन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन की ही होनी है। ठीक है, अब चलिए, अब स्ट्रेट लाइन से हम लोग शिफ्ट करते हैं अपने कर्व के ऊपर। कर्व कई प्रकार के होते हैं, अब वो सर्कल हो सकता है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, कोई पीरियोडिक हो सकता है कर्व, या फिर कोई नॉन कंसर्न कर्व हो सकता है जिसका कोई डायरेक्टली नाम अवेलेबल ना हो। इसी तरीके से फिजिक्स में जो कॉमनली यूज होने वाले कुछ ग्राफ्स हैं उसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एक सेकंड इक्वेशन जो हम यूज करेंगे सेगमेंट के लिए वो होगा हमारा पैराबोला के सेक्शन से। अब जो जिन लोगों ने मैथ्स की पढ़ाई की है 11th में वो लोग जानते होंगे पैराबोला में y² = 4ax इक्वेशन होता है, x² = 4ay हो सकता है, या इसी आधार पे दो और लिख सकते हैं हम लोग, एक अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला, राइट हैंड पैराबोला होता है। बट हम लोग यहाँ पे पैराबोला के इस इक्वेशन के आधार पर नहीं जानते, हम लोग ज़्यादा इजी मेथड इस्तेमाल करते हैं। जो जिन लोगों ने 11th क्लास में मैथ्स की पढ़ाई नहीं करी है, जो बायो के बेसिकली स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी समझने के लिए काफ़ी आसान तरीका क्या होगा उसे हम देखते हैं। ठीक है, अब दोनों ही फॉर्मेट में एक चीज़ तो कॉमन हमें दिख रही है कि एक तरफ स्क्वायर है y पे तो x पे अवेलेबल नहीं है, फिर जब x पे स्क्वायर है तो y पे अवेलेबल नहीं है, यानी कि कॉमन सेगमेंट क्या है कि इक्वलिटी में एक पे पावर y पे पावर अगर स्क्वायर है तो x पे ना हो, x पे पावर 1 हो, और y 1 है तो x पर पावर कितना हो, स्क्वायर हो, यानी एक तरफ स्क्वायर होना चाहिए, एक तरफ पावर कितना हो, 1, उसे ही हम बोलते हैं क्या, पैराबोला। जैसे मोर कॉमन y = अगर हम x² का यूज करें तो ये क्या होगा, ये पैराबोला का इक्वेशन बन सकता है। ठीक है, अब पैराबोला का इक्वेशन, इसका कर्व कैसा बनेगा, तो इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे x - x और y। अब जब भी बात होती है स्क्वायर की तो स्क्वायर के साथ एक कंडीशन आता है कि अगर हम +2 का स्क्वायर करें तो 4 आएगा, +4, और -2 का स्क्वायर भी करें तो +4 ही आएगा, यानी x चाहे प्लस हो या x माइनस हो, y उसका हमेशा पॉजिटिव डिफाइन होगा इस कंडीशन में, इसलिए x प्लस की तरह भी होगा और माइनस की तरह भी डिफाइन होगा। तो क्या होगा, x² का पैराबोलिक कर्व। तो पैराबोलिक कर्व इस तरीके का होता है। ठीक है, इक्वल होना है दोनों तरफ। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, ये y = +x के होल स्क्वायर के लिए डिफाइन हो गया, और ये हो गया y = -x² के लिए डिफाइन हो गया। हाँ, अगर क्वांटिटी -x की तरफ जस्टिफाइड नहीं है तो एक ही तरफ का कर्व हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला मोर एंड लेस कॉमन यही हमारा ज्यादा यूज होता है। अब यहाँ पे जब हम एक स्लोप बनाएंगे, ठीक है, तो ये जो स्लोप होगा ये होगा y = x के लिए। ठीक है, मॉड ऑफ x में हमने देखा था कि एक +x की तरफ था, एक -x की तरफ था, और ये हो जाएगा -x के लिए, यानी एक पॉइंट हमें मिलेगा इंटरसेक्शन का, जिसके ऊपर हम लोग पैराबोला को शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि इन जनरल अगर हम लोग सिंप्लीफाइड फंक्शन के रूप में बात करें तो इसे हम इस रूप में देख सकते हैं, ये x और ये है y। ये कब कंडीशन कब है, जब नेगेटिव x
जस्टिफाई ना हो तब, जब नेगेटिव एक्स डिफाइन हो तो ऊपर वाला हम लोग बना लेंगे। ये पॉइंट बस अपने पॉइंट ऑफ कंसर्न को जस्टिफाई करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऐसे इसका कोई खास मतलब नहीं होगा अगर हम नॉन ग्राफ पेपर पे यूज कर रहे हैं। फिजिक्स में ज़्यादातर ग्राफ को हम अपने प्लेन के पेज पे ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो उसके लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न को, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न को लोकेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम लोग एक ओवरव्यू रखते हैं कि हमारा ग्राफ का नेचर या टेक्सचर किस तरीके का बनता है, ठीक है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला। अब डाउनवर्ड और अपवर्ड पैराबोला समझना बहुत आसान है। अब ये क्या है, ये है हमारा अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि ऊपर की तरफ है। डाउनवर्ड पैराबोला कब होगा, अगर हम लिखें माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स का वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर वाई माइनस के लिए डिफाइन हो रहा है तो कर्व किस तरफ चला जाएगा, हमारा नीचे की तरफ, इसे हम बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। फिर x इज इक्वल टू अगर वाई स्क्वायर, ठीक है ना, तो y पॉजिटिव भी हो सकता है, y नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये है प्लस y, ये है माइनस y और ये है प्लस x, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर प्लस भी होगी, प्लस हो या माइनस हो, डिफाइन तो x ही होना है, यानी कि या तो कर्व ऐसा होगा या तो कर्व ऐसा होगा। तो ये हो गया हमारे लिए क्या, राइटवर्ड पैराबोला। और अगर हम माइनस साइन के साथ एडजस्ट करेंगे, माइनस के लिए एडजस्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, ये लेंथ घूम जाएगा, क्योंकि अब हमारा जो आंसर है वो माइनस एक्स की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये हुआ हमारा लेफ्टवर्ड पैराबोला। तो फिजिक्स में काफ़ी आसान होगा पैराबोला को समझना, वो बस इक्वेशन देखते ही हम जस्टिफाई कर लेंगे कि वो किस साइड का पैराबोला शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा पैराबोलिक का एक सिंपल कर्व। अब पैराबोला में हमने सीखा स्क्वायर के बारे में। अब स्क्वायर के अगेंस्ट एक और चीज है, जब रूट हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो अब रूट वाले फंक्शन की तरफ अगर हम बात करें, जैसे y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 का आना, यानी x पे पावर 1/2। तो ऐसा नेचर बनाना हो तो कैसे हम लोग बनाते हैं, काफी सिंपल है। अगर हम दोनों का हम लोग सिंगल हैंड पैराबोला की बात करें, क्योंकि पर्टिकुलर इस फंक्शन में x इज नॉट निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि y इज इक्वल टू माइनस एक्स एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मिलेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला के रूप में यूज होगा। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला का यूज फिलहाल हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं करने की। ये y है और ये क्या है हमारे लिए x। तो मान के चलिए एक लाइन होगा हमारे पास, ये क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स के लिए, ठीक है। और पैराबोला में ये लाइन क्या होती है, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो रूट कैसे बनाएंगे, तो रूट बनाने का एक सिंपल टेक्निक है कि इसे हम मान लेंगे मिरर, y इज इक्वल टू एक्स को हम लोग मान लेंगे मिरर। अब जब मिरर मान लेंगे इससे इस लाइन को, तो मिरर पे अगर हम इमेज देखें तो कैसा इमेज बनेगा, अगर इसका इमेज देखें तो इसका इमेज कुछ ऐसा होगा, इस सेगमेंट का, और इस सेगमेंट का इमेज किधर होगा, कुछ ऐसा होगा नहीं। अगर ये लाइन हमारे पास मिरर हो तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज किधर बनेगा, पीछे, और इसका इमेज किधर बनेगा, इधर। यानी ये जो इमेज ट्रांजिशन होगा इसका, यानी अगर इसे हम मान ले ऑब्जेक्ट फॉर्म में, इसे मिरर फॉर्म में, ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये इमेज होगा हमारा। अब ये इमेज जब भी बनाते हैं तो पावर को रिवर्स कर लेगा हमारा 1/2, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, रूट एक्स। मिरर ट्रांजिशन, यानी हर सेगमेंट में हम मिरर ट्रांजिशन कर देंगे तो पावर को उल्टा कर सकते हैं, यानी शिफ्ट कर सकते हैं, 1/3 को शिफ्ट कर सकते हैं 1/4 को।
मतलब x पे पावर 4 दिया है तो उसे 1/4 के रूप में शिफ्ट कर सकते हैं, क्यूब रूट के फॉर्म में है तो उसे 1/3 के फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारा ये इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, ये था हमारे पास x। अब एक है हमारे पास क्यूब रूट के कंडीशन। सर क्यूब रूट जो होगा वो पैराबोला तो नहीं होगा मेरा, क्योंकि इसमें एक जगह हमारा क्यूब पावर के रूप में आएगा क्यूब और एक जगह हमारा 1 पावर होगा, तो दिस इज नॉट पैराबोला, ये पैराबोला हमारा नहीं होगा। फिर भी इसका कंडीशन फर्क होगा कैसा, तो ये है y x माइनस x और ये है माइनस 1। अब जब क्यूब आता है हमारे पास, तो अगर हम x का वैल्यू -2 यूज करें, ठीक है, y इक्वल टू -2 का होल क्यूब, कितना आंसर आना होता है -8। यानी कि इस सेक्शन में -y को डिफाइन किया जाता है, यानी कि x के पावर के साथ y अपना पावर जस्टिफाई करता है, यानी कि अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होगा और x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव होगा। तो ऐसे कर्व को बनाने के लिए हम सबसे पहले अपना एक स्लोप लाइन रेडी करेंगे। ये होगा y इक्वल टू x के लिए, यानी कि 45 डिग्री का ये कर्व कितना होता है, 45 डिग्री के लिए एक मिरर बनता है हमारा, यानी 45 डिग्री का होगा। ठीक, और कर्व कैसा होगा, कर्व मोर और लेस ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तभी इसमें दोनों में हम जो डिफरेंस होगा, जो दोनों में अंतर होगा वो जस्टिफाई कर पाएंगे, अनटिल ऐसे जस्टिफाई करना काफी मुश्किल होता है। ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है इसमें x भी प्लस है और y भी क्या है, प्लस है, और ये जो कोऑर्डिनेट है इसमें x भी क्या है, माइनस है, नेगेटिव है, और y भी क्या है हमारा, नेगेटिव जस्टिफिकेशन में है। यह है हमारा x क्यूब का ग्राफ। तो अब है कि अगर हम इसे क्यूब रूट के फॉर्म में देना चाहते हैं तो क्यूब रूट का टेंडेंसी कैसा है, यानी कि ये जो कर्व है हमारा ये है y इक्वल टू x की पावर 3 के रूप में। ठीक है, अब चलते हैं हम इसे क्यूब रूट के कंडीशन को जस्टिफाई करने के लिए। तो क्यूब रूट कैसा होगा हमारा, तो यहीं पे स्टार्ट करते हैं। अगर हम क्यूब रूट को जस्टिफाई करें, यानी आप लोग पहले ये लिख लेंगे, फिर स्टार्ट बना करके अगर आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हम इसे x पे पावर 1/3, ठीक है ना, यानी कि क्यूब रूट ऑफ x के रूप में बनाना चाहते हैं, तो तब क्या कंडीशन होगा हमारा, तब फिर वही बात मिरर इमेजिंग, चूंकि ये पावर 3 है, ये पावर 1/3 है, तो मिरर इमेज बनाना होगा, यानी इसे हम मानेंगे मिरर, ये रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो इमेज कैसा बनेगा, तो इस सर्टेन फॉर्म के लिए ये रहा हमारा इमेज, और इसके लिए इस पार्ट के लिए इमेज कौन सा है, ये इस पार्ट के लिए ये इमेज है और इस पार्ट के लिए ये इमेज। अब नेगेटिव ऑफ क्यूब रूट डिफाइन होता है, ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी इसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल होंगे हमारे लिए। y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x होगा, ये क्या होगा, ये लाइन है दोनों तरफ। ये क्या था हमारा y इक्वल टू x, ये क्या था हमारा y इक्वल टू x पे पावर 3, और ये वाइट लाइन है वो कौन सी है, y इक्वल टू x पे पावर 1/3 या क्यूब रूट x बोल सकते हैं ऐसे। तो ये होगा हमारा क्यूब x के लिए रिप्रेजेंटेशन। ये पैराबोला नहीं होगा, ठीक, पैराबोला का इक्वेशन में एक तरफ पावर 2 होना चाहिए, एक तरफ पावर 1 होना चाहिए, तभी हम उसे पैराबोला बोलते हैं, अनटिल हम उसे पैराबोला नहीं बोल सकते हैं। तो ये हमने क्या सीखा, हमने सीखा पैराबोला सीखा, हमने पैराबोलिक इक्वेशन को शिफ्ट करके रूट फॉर्म, क्यूब का फॉर्म सीखा, क्यूब रूट का फॉर्म सीखा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें हाइपरबोला का कंडीशन पहचानना हो, ठीक है, तो हाइपरबोला का कंडीशन कैसा होगा,
हाइपरबोला की कंडीशन में इसके लिए एक इक्वेशन होता है जिससे हम समझते हैं कि ये हाइपरबोलिक कंडीशन, हाइपरबोला में दोनों तरफ स्क्वायर, एक्स पे भी स्क्वायर होना चाहिए और वाई पे भी स्क्वायर होना चाहिए। ये हुआ हाइपरबोला का इक्वेशन। मोर शॉर्टेज फिजिक्स में ज्यादा तो यूज नहीं आएगी हाइपरबोला के कंडीशन में, बशर्ते अगर हम इसे किसी खास कंडीशन में पहचानना सीख सकते हैं तो वो हमारे इक्वेशन का यही इसी फॉर्मेट में हम लोग अप्लाई करेंगे। इसे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी एक सर्टेन क्वांटिटीज होगी कांस्टेंट के रूप में किसी हाइपरबोला को डिफाइन कर रहा होता है, और एक्स वाई क्या है हमारा डिपेंडेंसी y माइनस वाई एक्स, ठीक है। अब a और b का रेशियो, ठीक है ना, a और b के रेशियो से हम डिफाइन करते हैं अपने स्लोप को। अब ये स्लोप है वो 45 डिग्री नहीं है, ठीक है, पहले तो ये याद रखना है हम लोग को। ये a और b के अवेलेबल रिसोर्सेज है, यानी a और b क्या लिखा गया है, यानी कि 2 है 4 है 5 है 6 है, किसी दो सेट में लिखा गया होगा जिसमें एक वैल्यू a होगी एक वैल्यू b होगी, उसके आधार पे ये स्लोप हमारा एडजस्ट होगा, ठीक है। और फिर इस लाइन पर दोनों दो कोऑर्डिनेट के सेट पे जब हम अपने ग्राफ को जस्टिफाई करेंगे तो इसे हम बोलते हैं हाइपरबोला, ठीक है। अब इसे अगर हम मोर प्रैक्टिकल लैंग्वेज में यूज करें समझने के लिए तो एक चीज समझ सकते हैं। पैराबोला के लिए जो कर्व होता है, पैराबोलिक कर्व थोड़ा कंप्रेस्ड होता है जैसे ये, ठीक है। और अगर किसी खास कंडीशन के लिए हाइपरबोला ड्रॉ करना पड़े एक ही सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हाइपरबोला का जो कर्व होगा वो थोड़ा क्या होगा, वाइड होगा। ये होगा पैराबोला और ये जो होगा हाइपरबोला, यानी कि कर्व के रूप में जो हमारा एक्सपेंशन होता है, हमारे कप एक्सपेंशन बोल सकते हैं, तो ये हुआ पैराबोला और ये हुआ हमारे पास हाइपरबोला का कप एक्सपेंशन इन मोर कॉमन सीक्वेंस, ठीक है। तो ये था हमारा पैराबोलिक सेक्शन। सॉरी हाइपरबोलिक हमने देखा। अब है हमारे पास एलिप्स, ठीक है। एलिप्स एक खास इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए है जो कि मोर और लेस हाइपरबोला की तरह होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यह है हमारे एलिप्स का फॉर्मेशन। एलिप्स में यहाँ पे जो ए और बी एक वैल्यू है, ए को हम लोग नाम से करते हैं मेजर एक्सिस, बी को हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये y, ये है हमारा x, माइनस एक्स और माइनस वाई। ये हो गया ऑलमोस्ट, ये इलिप्टिकल फॉर्म हो गया, ठीक है। एलिप्स ग्रेविटेशन में कैपर्स लॉ में 11th क्लास में हमने पढ़ा होगा एलिप्स के बारे में। अब ये जो लेंथ है ये है हमारा कोऑर्डिनेट 0, 0। एलिप्स में क्या होता है, दो फोकी होता है, f1 और f2, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया a, अगेन a, तो a प्लस a इज इक्वल टू 2a। फिर ये होता है b और ये होता है b, यानी b प्लस b इज इक्वल टू 2a। ठीक है। अब जब हम बात करेंगे अगर ए बी, तो ए बी का नाम होगा सेमी मेजर एक्सिस, और ये होगा हमारा सेमी माइनर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस, यानी अगर हमारा 2a है, 2a को हम बोलेंगे
एक्सिस, और जब केवल ए का बात करेंगे तो ये है सेमी मेजर एक्सिस, और बी क्या है, टू बी है हमारा माइनर एक्सिस, और ये क्या है बी, केवल बी, ये है हमारा सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिकल फॉर्मेशन जिसमें एक मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस में ग्राफ देखे हमें समझ में आ रहा है, यहाँ पे ए ग्रेटर देन क्या होगा बी। ठीक है, अब यहां से यानी कि सेंटर से एक फोशी या दूसरा फोशी, सेंटर टू फोशी के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये होता है ए ई। ठीक है, जहां ई क्या होता है, ई होता है इसेंट्रिसिटी। क्या हो गया, इसेंट्रिसिटी। अब अगर हम एक फोकस से बात करेंगे तो एक फोकस से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और ये क्या है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। तो अगर हम एक फोकस को कंसर्न फोकस माने तो एक शॉर्टेस्ट होगा और एक ग्रेटेस्ट होगा। ये रहेगा शॉर्टेस्ट और ये होगा ग्रेटेस्ट। तो एक को हम बोलते हैं पेरिजी और एक को बोलते हैं एपोजी, या दूसरे भाषा में पेरिहीलियन पॉइंट या एपिहीलियन पॉइंट हम लोग इसे बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ये था हमारा इलेक्ट्रिकल फॉर्म। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। यह है हमारा सर्कल फॉर्मेशन। सर्कल के लिए हमारा इक्वेशन कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बहुत सिंपल सा कर्व है ये, इस फॉर्मेट में आएगा। ये रेडियस होगा आर, एक्स एक्सिस माइनस एक्स वाई और माइनस। तो जो फॉर्मेट में होता है x माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसमें ये सेंटर है 0,0। जब इसके लिए हम सर्कल ड्रॉ कर रहे होंगे, तो मान के चलिए सबसे पहले इसमें होगा ए बी जस्टिफाई, यानी कि मान के चलिए कोई पॉइंट है ए कॉमा बी, हम लोग पॉइंट सजेस्ट करते हैं एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पे जस्टिफाई करेंगे ये। ठीक है, अब पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा काम करेगा किसी सेंटर के लिए। अब सेंटर के अलॉन्ग एक हमारे पास क्या होगा, रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इलिप्स, सर्कल और इलिप्स, सर्कल और हाइपरबोला, ये सेगमेंट मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज में तो नहीं होगा हमारे 12th क्लास के सेगमेंट में, बशर्ते अगर हम लोग कुछ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस इसका ध्यान रखेंगे तो काफी बनाना हमारे लिए क्या होगा, इजी होगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इवन अगर ग्राफ वाइज क्वेश्चन आता है अगर एग्जाम में, तो उसमें सबसे पहले पहचान पाना कि वो किस फॉर्मेट में है, इसके लिए वो हमें एक शॉर्ट हैंड प्रोवाइड कर सकता है। तो ये रहा सर्कल। ठीक है, अब बारी आएगी कुछ पीरियोडिक कर्व की, जैसे कि साइन और कॉस। साइन और कॉस दोनों एक पीरियोडिक फंक्शन के रूप में काम करता है। इसे हम लोग पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं। और पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब है एक खास टाइम के बाद खुद को क्या करता है, ये रिपीट कर लेता है, इसलिए हम इसे पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग अपने ग्राफ में y sin x के कंडीशन में। अब sin x का जो ग्राफ होगा हमारा, अपने रेंज को फिक्स करने के लिए रेंज फिक्स करेंगे हम लोग, ये है 0 x और। अब sin x का वैल्यू जो होता है, sin x का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है +1, और ये जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है -1।
और इसी पे हमेशा याद रखेंगे हम लोग कि जब हम साइन स्क्वायर एक्स कर रहे होंगे तो साइन स्क्वायर करेंगे तो -1 का भी स्क्वायर होगा 1 और +1 का भी स्क्वायर होगा 1। तो 1 से 1 के बीच तो कोई चीज हो नहीं सकती है, तो हम क्या बोलेंगे इसे 1 और मिनिमम वैल्यू 0। तो 0 से 1 के ऊपर ये लाई कर रहा होता है। ठीक है, अभी हम लोग sin x देखेंगे, y = sin x, तो +1 से -1 की तरफ शिफ्ट होगा, यानी ये वैल्यू मैक्सिमम +1 की तरफ और ये वैल्यू मैक्सिमम -1 की तरफ होगा। अब साइन जो होता है कर्व, उसका पीरियोडिक कर्व होता है ये। अब ये है 0, फिर है हमारे पास कंडीशन हमारा पाई पर, ये है कंडीशन हमारे लिए 3π/2, ये है हमारे लिए 2π एंड सो ऑन। फिर इधर हम देखेंगे ये होगा -π के लिए, होगा -π के लिए, ये होगा -3π/2 के लिए, ये होगा -π के लिए एंड सो ऑन। पीरियोडिक फंक्शंस का कोई लिमिट नहीं होता है, ये +∞ से -∞ की ओर टेंडेंसी रखता है। तो ये है हमारा साइन का कर्व। ठीक है, साइन का कर्व काफी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, खासतौर पे वेव और अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में इसका यूज आया है 12th क्लास में। तो y = cos x। अब cos x भी क्या है, एक पीरियोडिक ग्राफ है। ठीक है, ये क्या है, ये भी क्या है, पीरियोडिक। अब cos की भी वैल्यू जो होती है वो +1 से -1 के बीच होती है। ठीक है, अगर समझना है तो एक सिंपल सा बात करते हैं कि cos 0 कितना होता है, 0। cos 90 डिग्री कितना हमने पढ़ा है, +1, तो वो यहाँ पे लाई करता है। ठीक, और अगर आप बात करेंगे cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री तो जैसे ये दूसरे भाषा में ये क्या बोलते हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम 90 को 3 हिस्से में डिवाइड करें तो 0, 30, 60 और 90, तो ये जो 30 डिग्री वाला सेगमेंट होता है ये जस्ट बीचों बीच लाई करेगा इस पार्ट के, ये है 30 डिग्री, और वो वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी कि आधा होता है इसका। ठीक है, अब cos के लिए भी सेम कंडीशन है कि जब हम cos स्क्वायर x को डिफाइन कर रहे होंगे तो वो -1 के लिए डिफाइन होगा, नहीं चाहिए कोई स्क्वायर वैल्यू नेगेटिव की तरफ नहीं आ सकता है, तो 0 से लेकर के 1 की तरफ होता है। काफी क्वेश्चंस में cos स्क्वायर और sin स्क्वायर की एवरेज वैल्यू पूछी जाती है एक साइकिल का, यानी कि एक साइकिल यानी कि 360 डिग्री के कंडीशन पे। तो वो एक सिंपल फॉर्मेट में याद कर सकते हैं हम लोग, sin स्क्वायर x 1/√2। ठीक है, खासतौर पे RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए आप ये शॉर्टकट के रूप में फर्स्ट में स्क्वायर और sin स्क्वायर का वैल्यू याद रखेंगे तो बेहतर होगा। cos स्क्वायर के लिए भी 1/2 cos स्क्वायर x एवरेज वैल्यू 1/2। ठीक है, एवरेज वैल्यू sin स्क्वायर x हो या फिर cos स्क्वायर x हो, उसके लिए क्या होगा 1/2 इन एवरेज y माइनस y। हम लोगों ने पहले रेंज फिक्स करना है अपना, क्योंकि cos भी +1 और -1 के बियॉन्ड नहीं जाएगा हमारा, तो ये है हमारे पास -1 और ये है हमारे पास +1। cos और sin में अंतर क्या है, तो cos का कर्व ये होता है, ये है 0, ये है 90, इसलिए हमने देखा है कि cos 90 क्या होती है 0 वैल्यू। ठीक है, और cos 0 क्या होती है 1। ये है हमारे पास 3π/2, 2π एंड सो ऑन, -π/2 -π -3π/2 एंड सो ऑन। ये है हमारा पीरियोडिक कर्व जो कि साइन और कॉस को डिफाइन करने के लिए है। साइन और कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर वैल्यू मैंने बस जस्टिफाई करने के लिए बताया है कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एवरेज वैल्यू में या फिर साइन स्क्वायर का जो लिमिट होता है
लाइन ऑफ एग्जिस्टेंस होता है वो किधर से किधर की तरफ होता है, इसी वजह से। ठीक है, अब tan है तो tan sec वगैरह जो है वो क्या है हमारा, वो पीरियोडिक फंक्शंस के रूप में कवर नहीं होता है, इस वजह से tan sec cosec और cot पीरियोडिक फंक्शंस नहीं है, इस वजह से हमें डायरेक्टली यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन सब ग्राफ्स को। ठीक है, तो अब अगला ग्राफ हमारा कौन सा होगा, अब हमारे पास हम लोगों ने लगभग सारा ग्राफ ऐसा सीख लिया है जो हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस को हेल्प करने में या रिप्रेजेंट करने में हेल्प करेगी। अब एक और कुछ और फंक्शंस हैं हमारे पास, जैसे कि y log x। ठीक है, अब log x का ग्राफ जो होगा, इसके लिए हम लोग एक चीज समझेंगे कि log का एक बेस होता है। ठीक, यहाँ पे बेस फंक्शन को लिखते हैं, जब हम लोग नेचुरल फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे एक्सपोनेंशियल e लिखा होता है, इसे हम लोग ln x के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अब x का वैल्यू अगर 1 होगा तो x अगर हम 1 यूज करेंगे तो वो log 1 हमारा 0 होता है, यानी कि अगर हम y log 1 यूज करें तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि 0 पे log को जस्टिफाई कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसी वजह से इसके कर्व की कंडीशन में log जो होता है वो इस लाइन से पास करता है जहां पे वो 1 के लिए एग्जिस्ट नहीं होगा। ये है y एक्सिस और ये है हमारा x एक्सिस। ठीक है, ये log हो गया हमारे पास, log x के लिए ग्राफ हो गया जिसमें 1 के लिए वो वैल्यू y पे एग्जिस्ट नहीं, मतलब कितना होगा उसका वैल्यू 0 होगा। अब log से एक खास कंडीशन क्या हमारे पास जुड़ता है, अगर हम लिखे y log e टू द पावर एक्सपोनेंशियल x, log एक्सपोनेंशियल बेस के लिए x, यानी कि जिसे हम नेचुरल लॉग बोलते हैं, तो अगर हम log को शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना, log को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे, इस log को अगर हम इधर शिफ्ट करना चाहेंगे तो होगा x e टू द पावर y। ठीक है, तो जब log हमारा शिफ्ट होता है, इक्वलिटी शिफ्टिंग जब हम लोग करते हैं इसका, तो वो एक्सपोनेंशियल के रूप में क्या होता है, जस्टिफाई किया जाता है। इसलिए एक हमारे पास और कर्व का आना जरूरी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे x e टू द पावर y को तो नहीं डिफाइन करेंगे, हम लोगों ने डिफाइन करना है अपने रेगुलर फंक्शन के रूप में, हम लोग y ही मान रहे हैं और अपने फंक्शन को x मान रहे हैं, इसलिए y टू द पावर ex को जब हम कवर कर रहे होंगे तो जब इसका डिपेंडेंसी आएगा हमारे पास तो वो होगा y x और ये होगा हमारे लिए 1। ठीक है, 1 के लिए y के 1, यानी y जब 1 वैल्यू आएगा हमारे पास तब x का वैल्यू कितना होगा, 0, चूंकि एक्सपोनेंशियल के पावर 0 जो होगा, किसी भी चीज के पावर जो 0 होता है वो कितना होता है 1, तो वो 1 आ जाएगा हमारे पास, इसलिए इसको डिफाइन डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे हम लोग वहां पे। तो ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल का, तो y e टू द पावर x, ये है लॉगरिथमिक कर्व और ये है हमारा एक्सपोनेंशियल। ठीक है, कभी कभार कुछ क्वेश्चन में डिपेंडेंसी के रूप में इसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कर्व को एग्जिस्ट कराने के लिए। यही था हमारा ओवरऑल ग्राफ का सेगमेंट अपने फिजिक्स में यूज करने के लिए। अगर इतना ग्राफ अगर हमें यूज करना आ जाए तो हम लोग काफी क्वेश्चंस को काफी इजीली अपने ग्राफिकल मेथड से जस्टिफाई कर पाएंगे, उससे बना पाएंगे, और ऑप्शन होगा तो हमारे लिए मोर और लेस ज़्यादा इजी हो जाएगा उस चीज़ को सिलेक्ट करना जो कि हमारे किसी भी इक्वेशन को क्या करे, जस्टिफाई कर रहा होगा। कुछ और फंक्शंस आएंगे हमारे लिए जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं फिजिक्स में। ठीक है, अब उनके बारे में हम लोग देखते हैं। और कुछ डिपेंडेंसी सेगमेंट में एक खास पैटर्न होता है जो काफी डिपेंडेंट लाइन पर हमारा काम करता है, यानी काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होता है। इसमें एक हो गया जिसे y इक्वल टू 1/x, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, x टू द पावर -1। अब इस लाइन के रूप में अगर हम देखें तो ये x एक्सिस है, ये है y एक्सिस। तो अगर हमें 1/x का कर्व बनाना है तो हम बनाएंगे इसे ऐसे। ठीक है,
एक और कर्व है जो मोर फ्रीक्वेंट यूज में हमारे लिए वो है 1/x², और x टू दी पावर जब 2 ऊपर जाएगा तो -2 y, और ये होगा हमारे लिए कौन सा एक्सिस, x एक्सिस। अब अगर आप दोनों कर्व को ध्यान से देखें 1/x और 1/x², तो दोनों एक जैसा ही आपको फील हो रहा होगा। ठीक है, जब आप अकेले किसी ग्राफ को देख रहे होंगे तो दोनों में जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, बशर्ते दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। एक्स एक्सिस के शिफ्टिंग के तौर पे अगर हम देखें तो y का एडवांटेज, यानी y का हमारा लाइन जो होता है थोड़ा ज्यादा बोल्ड होता है, यानी कि थोड़ा ज्यादा विड्थ में होता है। और यहाँ x² के लाइन के लिए अगर हम देखें कि है 1/x² का कर्व और ये है 1/x का कर्व। यहाँ पे ये लेंथ ज्यादा वाइड है और ये सेगमेंट जो है हमारा एक्सपेंशन थोड़ा लेस वाइड है। तो ये एक अंतर होता है दोनों ही कर्व में। अगर हम दोनों को मिक्स करके अगर हम लोग देख के बना पाएंगे, अगर दोनों ही कर्व को हम लोग मिक्स कर लें, ये है y एक्सिस और ये है हमारे पास क्या, x एक्सिस। हाँ, दोनों में एक चीज जरूर हम लोग ध्यान रखेंगे कि x पे वो वैल्यू को कभी कनेक्ट नहीं होने देंगे, यानी ये वैल्यू कभी x को टच ना करे, या टच करे तो इन्फिनिटी पे टच करे। इन्फिनिटी जस्टिफाई नहीं हो सकता है ग्राफ में, इसलिए हम बनाते नहीं है। वजह ये सिंपल सी है कि जहाँ पे हम x को इन्फिनिटी पे अगर हम जस्टिफाई करने का अगर हम ट्राई भी करेंगे तो वो वैल्यू क्या होगा, अनएग्जिस्टेबल हो जाएगा, यानी मैथमेटिकली वो स्टेबल फंक्शन नहीं रहेगा हमारे लिए। और ये वैल्यू यहाँ भी कनेक्ट ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पे कनेक्ट हो जाए कोई वैल्यू तो x पे वो 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाए तो भी दोनों ही फंक्शन के लिए यूज है, वो भी क्या होगा, हमारे लिए यूजफुल नहीं रहेगा। यानी कि ये इन्फिनिटी पे जाके लाइन ऑफ एक्शन मिलेगा तो थोड़ा हमारे पास मार्जिन रहे तो बेहतर है, और मोर और लेस हम लोग नहीं ही कनेक्ट करें तो वही हमारे लिए क्या होगा, बेहतर फंक्शन माना जाएगा। क्योंकि यहाँ तो रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे कनेक्ट नहीं करना है हमें। अब आप ही आसानी से इन दोनों कर्व में अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे पास ये स्केल ज्यादा बड़ा है ये सेगमेंट का, इसलिए ये है हमारे पास 1/x का कर्व। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास मार्जिन कम है x एक्सिस एक्सपेंशन के साथ, तो ये हो जाएगा 1/x²। अब ये जो 1/x है, अगर हम लोग फिजिक्स में काफी बार टर्म आएगा रैपिड इंक्रीमेंट की रैपिड डिक्रीमेंट की तरफ। रैपिड डिक्रीमेंट का होता है कि किधर ज्यादा तेजी से वो वैल्यू अपने आप को घटा रहा होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 1/x है पर 1/x² है, तो ज्यादा नीचे से यानी कि ज्यादा कम मार्जिन लेके कौन चल रहा है x एक्सिस की तरफ अचीव करने में, तो वो है 1/x²। यानी 1/x² ज्यादा डिक्रीमेंट में होगा 1/x के सस्टेंशन के तुलना में। अब दूसरी भाषा में अगर हम लोग यूज करें तो अगर मान के चलिए x का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वो 1/2 इस वैल्यू के लिए जस्टिफाई होगा 1/2, जबकि इसके लिए सस्टेंशन क्या आएगा 1/4। यानी हमारे पास अगर एक क्वांटिटी है 10, तो 10 का 1/2 करेंगे, 10 का 1/2 करेंगे तो आएगा 5, और 10 का 1/4 करेंगे तो आएगा 2। तो ज्यादा रैपिडली 10 के बाद 10 के बाद ज्यादा तेजी से कौन सा वैल्यू ये हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो वो इस ग्राफ के लिए 1/x² का सस्टेंशन में है। और अगर 1/x³ हो जाए तो वो और रैपिड होगा मेरे पास, क्यों, क्योंकि वो वैल्यू 1/8 होगा, यानी 10 × 1/8 = 1.25। अब इसी कर्व में बात करें कि अगर हम 1/x³ का कर्व अगर हम नेचर देखें तो वो नेचर होगा थोड़ा और नीचे की तरफ। ये लाइन जो होगी वो 1/x⁴ ठीक है, 1/x के नीचे शिफ्ट होगा 1/x², उसके नीचे शिफ्ट होगा 1/x³। और सबसे अगर इन तीनों में तुलना अगर हम लोग करें, कंपैरिजन देखें, तो ज्यादा रैपिड डिक्रीमेंट किसमें है, 1/x³ में है, उसके बाद 1/x² में है, और सबसे कम 1/x में। यानी कि वैल्यू डिक्रीमेंट के आधार पर 1/x³ का फंक्शन सबसे तेजी से सबसे रैपिड डिक्रीमेंट पे आता है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अपने रेगुलर फॉर्मेट में,
फिजिक्स में 12th क्लास में जब हम लोग रैपिड डिक्रीमेंट के बारे में हम लोग कंपैरिजन मेथड इस्तेमाल करेंगे, तब यहाँ पे ग्राफ का हमारे पास काफ़ी काम आएगा। जब हम लोग बात करेंगे किसी फॉर्मूला इक्वेशन को देख करके हम बता पाएंगे कि कौन सा वैल्यू ज़्यादा रैपिड डिक्रीमेंट में आता है। तो यही है लास्ट हमारा ग्राफ के लिए। अगर ये ग्राफ सेगमेंट हमारे पास इस्तेमाल करने आता है, अगर ये सेगमेंट हमारे पास क्लियर है, तो काफ़ी क्वेश्चंस को हम लोग काफ़ी आसानी से टैकल कर पाएंगे, उसे टारगेट कर पाएंगे और उसको समझना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये है ग्राफिकल सेक्शन। ये इतने ग्राफ्स थे जो हमें याद होने चाहिए थे। ठीक है, अब हमने कैलकुलस में जो डिस्कस किया था तो उसको एक शॉर्ट हैंड हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं ग्राफिकल लाइन से, कि अगर हमारे पास कोई कर्व है प्राइमरी सेक्शन में, अगर हमारे पास कोई कर्व है, ठीक है, तो जब हम इस पे टैंजेंट यूज कर रहे हैं, टैंजेंट देखा है स्ट्रेट लाइन से टैंजेंट यूज कर रहे हैं किसी भी पॉइंट से किसी भी सिलेक्शन के लिए, चाहे यहाँ पे अगर हम टैंजेंट यूज कर रहे हैं स्लोप के लिए, तो स्लोप के लिए हमें क्या यूज करना है, डिफरेंशिएशन। क्या यूज करना है, डिफरेंशिएशन। और जब हम लिमिट फंक्शन को मानते हुए, जब हमारे पास लिमिट कंफर्म होगा, ये क्या होता है कर्व जो कि फंक्शन ऑफ एक्स के रूप में होगा, और जब हमारे पास ये लिमिट अवेलेबल होगा, तब हम इसमें क्या निकाल पाएंगे, एरिया निकाल पाएंगे। उस फंक्शन से अगर रिलेटेड एरिया अगर निकालना पड़े हमारे पास, तो हमारे पास एक सिंपल मेथड होता है इसका, इंटीग्रेशन का लिमिट्स। अगर हमें लिमिट नहीं पता हो तो वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के आधार पे ही, यानी कि अपर लिमिट लोअर लिमिट अवेलेबल नहीं होगा, और अगर हम अपने लिमिट्स को कंसर्न कर पाए, ठीक है, तो वो हमारे पास होगा अपर लिमिट टू द लोअर लिमिट के रूप में। तो ग्राफिकल सेक्शन से हमने पहले ही बात किया था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कि इसे यूज करेंगे हम लोग। तो ग्राफिकल सेक्शन में इसी तरीके से हम एरिया के लिए इंटीग्रेशन और स्लोप के लिए डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही ग्राफ सेक्शन में। आशा करते हैं मैथमेटिकल टूल्स में सारे बच्चों को मज़ा आया होगा पढ़ने में और आसान लगा होगा। अब हम लोग अपने काफ़ी जल्दी ही हम लोग अपने कोर्स सिलेबस जो हमने बात किया था अपने सेकेंड लेक्चर में, जो हमारा कोर्स सिलेबस है 12th का, वो जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। अगेन एक रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से कि अगर जब वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।